हम और आप ये सुनते रहे हैं कि डिसिप्लिन मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। यस सर। जब हम अपने चाइल्डहुड में थे, क्लास 2 या 3 में पढ़ते थे, तो उसमें इमरजेंसी लगी थी और उस समय जो ट्रांसपोर्ट के बसेस हुआ करते थे उसमें ये रहता था, उसमें लिखा रहता था अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। यानी कि अनुशासन की रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल को है, सोसाइटी को है, कंट्री को है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में एम्प्लॉइज को है, एम्प्लॉयर को है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को है। तो ये एम्प्लॉय डिसिप्लिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉइज को कैसे डिसिप्लिन किया जाए और डिसिप्लिन की क्यों इसकी इतनी आवश्यकता है। ठीक है। यस सर। यस सर। तो आपको मैं पहले बताऊंगा कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स का, रेगुलेशंस का, नॉर्म्स का अगर पालन करते हैं, then you are disciplined. If you are not doing that, it's a misconduct or it's an indiscipline. ठीक है। यस सर। तो स्मूथ, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए, इसी वास्ते डिसिप्लिन की आवश्यकता होती पड़ती है। और डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन है ऑब्जर्वेंस ऑफ rules, regulations, norms, behavior of the organization so that the organizational goal could be fulfilled, है ना। अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो क्या होगा? क्योश हो जाएगा, इरेगुलरिटी, कंफ्यूजन, है कि नहीं है? नहीं दिख रहा है? यस सर। Not able to read. You are able to read it. यस सर। यस सर। ओके। तो मैंने लिखा है डिसिप्लिन इंप्लाइज, ये पढ़ पा रहे हैं, एब्सेंस ऑफ क्योस, irregularity, confusion in the behavior of a worker? No. Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। Okay. अब देखिए, ये डिसिप्लिन के बारे में कई लोगों ने अपना अपना व्यूज दिया है। एक अमेरिकन थे जो मिलिट्री सर्विस में थे, और उन्होंने मिलिट्री सर्विस से आने के बाद जो डिसिप्लिन्स का एक व्याख्या दिया, वो उनका कहना था कि डिसिप्लिन is a force that prompts individual or groups to observe rules, regulations, and procedures which are deemed to be necessary for the effective functioning of an organization. है ना? अगर आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं। उनके अनुसार डिसिप्लिन एक ऐसा फोर्स है जिसके बल पर जो इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स को मानने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जो रूल्स, रेगुलेशंस है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको मानने के लिए बाध्य करता है, इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। According to him, it's a force that prompts the employees to observe the rules, regulations, procedures which are necessary for the effective functioning of an organization. ठीक है। यस सर।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहता है, और अगर आप उसमें बाधा बन रहे हैं, आपके वजह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में डिफिकल्टी आ रही है, आपके कंडक्ट से वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या होगा, आपके कंडक्ट को सही करने का वो प्रयास करेगा। और ये जो आपका कंडक्ट है, विच इज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, दैट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। जो आपका एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, उसके हिसाब से अगर आप नहीं काम करते हैं, तो यू आर कमिटिंग अ मिसकंडक्ट। अब डिसिप्लिन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स है। एक कॉन्सेप्ट ये है जो मानता है कि डिसिप्लिन, अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो उसके लिए आपको उनको मोटिवेट करना होगा, उनको इनकरेज करना होगा, उनको रिवार्ड देना होगा, उनको इंसेंटिव देना होगा, ताकि वो अपने आप से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना अपना एक ड्यूटी समझें। फॉलो कर रहे हैं तो उसी Yes, sir. पॉजिटिव एस्पेक्ट डिसिप्लिन का ये है कि जहां पर उनको पनिशमेंट का या प्रोसीडिंग का थ्रेट नहीं, का डर नहीं, उनको मोटिवेट किया जाए, परसुएट किया जाए, कि ताकि वो उनको इनकरेज किया जाए, ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्वयं खुद ही फॉलो करने लगे, उनको इसके लिए किसी तरह के दबाव डालने की आवश्यकता नहीं हो। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिसिप्लिन, है ना। Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव डिसिप्लिन को प्यूनिटिव या करेक्टिव डिसिप्लिन भी कहते हैं, है। अब ये नेगेटिव डिसिप्लिन में हम जो एम्प्लॉइज को से चाहते हैं कि वो रूल्स और रेगुलेशंस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है उसको वो फॉलो करे, तो उसके लिए हम उसको पनिशमेंट का डर दिखाते हैं, हम उसको पेनलाइज करते हैं, हम उनको टर्मिनेट कर देते, टर्मिनेशन का, सस्पेंशन का, डिस्चार्ज का, कई तरह का ऐसा पनिशमेंट अवार्ड करते हैं, ताकि वो अगर अगर अपना सर्विस लूज नहीं करना चाहते हैं, जॉब में रहना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना उनकी मजबूरी हो जाती है। दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव डिसिप्लिन, जहां पर नेगेटिव मैनर से हम डिसिप्लिन लाने का प्रयास करते हैं है ना। अगर आप इस नेगेटिव मैनर से डिसिप्लिन लाना चाहिएगा, तो आपको अपना मॉनिटरिंग एम्प्लॉइज पर बढ़ाना पड़ेगा। हमेशा आपको सावधान रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कहीं कहीं रूल्स का वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहे हैं, है ना। Yes, sir. और जब आप किसी भी आदमी को, भले वो मिसकंडक्ट किया हो, आप उसको अगर उसके खिलाफ अगर आप प्रोसीडिंग चलाते हैं, उसको पनिश करते हैं, तो क्या होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रकार का हॉस्टिलिटी या रिसेंटमेंट हो जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली नहीं रह जाता, वो उसका उसका आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हो उसको अचीव करने से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं रह जाता है। सो नेगेटिव डिसिप्लिन का ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इट क्रिएट्स हॉस्टिलिटी। अब एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव डिसिप्लिन को समझाने के लिए हम आपको रेफर कर रहे हैं एक ये जो अमेरिकन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं,
इन्होंने एक थियरी दिया, थियरी एक्स एंड थियरी वाई। पढ़े हैं Yes. आप लोग? आप लोग Yes, पढ़े sir. हैं? आप लोग Yes. पढ़ चुके Yes, हैं? sir. यू नो दैट? आप जानते हैं इसके बारे में? Yes, sir. तब तो बताने की Yes, जरूरत sir. नहीं है। No, sir. तब तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इन थियरी एक्स जो है वो नेगेटिव डिसिप्लिन से कंसर्न है, कैसे उसको पनिशमेंट करके उसको टर्म्स पे लाया जाए। थियरी वाई जो है वो पॉजिटिव डिसिप्लिन से कंसर्न है। तो आज के तारीख में क्या हो रहा है कि थियरी एक्स बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशंस यूटिलाइज कर रहे हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव रेड दैट। थियरी वाई, quite a few organizations use theory X today. Theory X encourages use of tight control and supervision, जो मैंने आपको बताया. It implies that employees are reluctant to organizational changes, thus it does not encourage innovation. Many organizations are using theory Y techniques. Theory Y implies that the manager should create and encourage a work environment which provides opportunities to employees to take initiative and self-direction. Employees should be given opportunities to contribute to organizational well-being. Theory Y encourages decentralization of authority, teamwork. ये सब आप जान रहे हैं theory Y. अब theory Y तो ठीक है, मोटिवेट करिए उनको, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए, सब ठीक है, लेकिन फिर भी तो पनिशमेंट देने की आवश्यकता पड़ सकती है. ऑल एम्प्लॉइज cannot be motivated. Some may be prone to commit misconduct. तो यही जो थियरी एक्स और थियरी वाई जिन्होंने, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, डगलस मैकग्रेगर, इन्होंने ही जो थ्योरी दिया, इन्होंने पनिशमेंट्स के लिए भी एक थ्योरी दिया जिसको कहा गया रेड हॉट स्टोव थ्योरी. पढ़े हैं आप इसके बारे में? नहीं पढ़े हैं? No, Have you sir. read? Anyone of you? No, No. sir. No. No, sir. Thank you. Then hear me carefully. ये जो रेड हॉट स्टोव रूल है, ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने अपना एक व्याख्या दिया है, विचार दिया है. पहला उनका जो रूल है, रेड हॉट स्टोव रूल का पहला रूल है इमीडिएट. जैसे आप किसी रेड हॉट स्टोव को अगर टच कीजिएगा तो आपका हाथ क्या इमीडिएटली जल जाएगा? Yes, sir. नहीं, इमीडिएटली जल जाएगा. तो वो कहते हैं कि उसी तरह से अगर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के रूल को वायलेट कर रहा है, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है? देयर शुड बी नो डिले इन स्टार्टिंग अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. देखिए, मैं हिंदी कम बोल पाता हूँ क्योंकि मैं पिछले 25 साल से जो कोर्ट में काम कर रहा हूँ वो सारा अंग्रेजी में करना होता है. तो अगर आप लोगों को कहीं भी डिफिकल्टी हो कि सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो हमको बता दीजिएगा. आई विल ट्राई टू टेल यू इन हिंदी. हो सकता है डिफिकल्टी, होना तो नहीं चाहिए. आई डोंट थिंक all of you are going to be HR managers and you are supposed to know. तो ये रेड क्या है, रेड हॉट स्टोव थियरी का पहला जो उनका रूल था वो इमीडिएट था. जैसे रेड हॉट स्टोव को छूने से आपका उसका असर तुरंत होता है, इसीलिए अगर किसी ने मिसकंडक्ट किया है तो इसका असर तुरंत होना चाहिए, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होनी चाहिए. ये उनका पहला प्रिंसिपल था. दूसरा उनका प्रिंसिपल था कंसिस्टेंट. समझ रहे हैं? Yes, sir. अब जैसे कि रेड हॉट स्टोव को अगर मैंने टच किया तो मेरा भी हाथ जलेगा, अगर आपने टच किया तो आपका भी जलेगा.
Yes, sir. तो उनका कहना है कि इसी तरह से अगर आप मिसकंडक्ट के लिए प्रोसीडिंग चलाते हैं तो आप सबके खिलाफ चलाइए। ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दिया, किसी को फेवर कर दिया, किसी को पनिश करने लगे। इट शुड बी कंसिस्टेंटली अगेंस्ट whosoever commits a misconduct, right? ये सभी के खिलाफ समान रूप से होना चाहिए। तीसरा इनका 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 रूल था कि impersonal. Just as a person is burned because he touches the red hot stove and not because of any personal feelings, likewise, impersonality should be maintained by refraining from personal or subjective feelings. अब impersonality होना चाहिए। जिसने भी अब कहा कि अगर कोई भी छूट, ये तो नहीं है कि ये अमुक, ये खास आदमी है, ये खास जाति का है, या ये खास धर्म का है, या ये खास वर्ग का है, उसी का हाथ जलेगा। जो कोई भी वहां हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा। तो ये इम्पार्शियली करिए, आप पिक एंड चूज नहीं करिए, सिलेक्टिव प्रोसीडिंग्स मत चलाइए, है ना। आपका अपना फीलिंग है कि नहीं नहीं ये मिसकंडक्ट कर रहा है, लेकिन अच्छा ये अच्छा आदमी है, इसको नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ आप करिएगा नहीं। देयर शुड बी वन स्टैंडर्ड, वन यार्ड स्टिक। समझ गए। चौथा इनका कहना था कि प्रायर वार्निंग एंड नोटिस। जस्ट एज एन इंडिविजुअल हैज ए वार्निंग व्हेन ही मूव्स क्लोजर टू द स्टोव। अगर आप हाथ नीचे नजदीक ले जाइएगा तो आपको लगेगा कि शायद अगर आगे ले जाएंगे तो जल सकता है, गर्म लगेगा, है कि नहीं है। इसी तरह से कहते हैं Yes, कि ये दैट इज अ वार्निंग। द हीट यू फील बिफोर टचिंग इट इज अ वार्निंग। तो उन्होंने कहा है कि इसी तरह से just as an individual has a warning when he moves closer to the stove that he would be burned on touching it. Likewise, a sound disciplinary system should give advance warning to the employees as to the implications of not conforming to the standards of behavior code of conduct in an organization. तो उनको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करने से शुरू करने से पहले ही उनको वार्न कर दिया जाए कि अगर आप मिसकंडक्ट करेंगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको ये फेस करना पड़ेगा, which is not be good for you. उनको एक प्रायर वार्निंग एंड नोटिस देना चाहिए। That was his fourth rules of departmental proceedings. अब ये जो एम्प्लॉइज डिसिप्लिन है, इसके लिए इसका प्रोसीजर्स क्या है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो आप चलाएंगे, मिसकंडक्ट के खिलाफ उनको उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चलेगा, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है ना। तो प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट। सर ये रेड हॉट स्टोव थ्योरी भी तो एक प्रोसीजर था पनिशमेंट का ही ना, मतलब प्रोसीजर पनिशमेंट था। उन्होंने कहा है कि ये बात ठीक है कि एम्प्लॉइज के खिलाफ आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाएंगे, उनको आप पनिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आज कोई मिसकंडक्ट हुआ और 6 साल के बाद उसका आप शुरू करिए, उनको पनिशमेंट करिए। उनको तुरंत लगना चाहिए कि हमने मिसकंडक्ट किया है, इस वजह से हम परेशानी में, हमको ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। लाइक जैसे कि आप स्टोव को अगर टच कीजिएगा तो उसी समय हाथ जलेगा, ऐसा नहीं है कि 6 महीना बाद आपका उसका उंगली जलेगा आपका, है कि नहीं। यस सर। तो वो स्टोव का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से ही वाज ए स्कॉलर, ही वाज ए सोशल साइकोलॉजिस्ट। तो Yes. उन्होंने जो रेड स्टोव कहा कि जैसे रेड स्टोव को छूने से आपका इमीडिएट उसका एक्शन होता है, इसीलिए कोई अगर मिसकंडक्ट करता है तो उसका तुरंत एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। Yes. उन्होंने कहा कि आप कंसिस्टेंटली करिए, किसी एक को छोड़ते हैं और एक को करते हैं ये नहीं, सिलेक्टिव नहीं होना है, इम्पार्शियली करिए। और उन्होंने कहा कि आप मिसकंडक्ट तो
के लिए उनको एक वार्निंग जरूर दीजिए, ताकि अगर वो वार्निंग से संभल जाए, न करे तो ठीक है। फिर उन्हें आप देख लीजिए रेड हॉट स्टोव को, अगर आपको वहां हाथ नजदीक ले जाने से ये फील होता है कि जल सकता है, अपना हाथ आप पीछा कर लेते हैं, यू वुड हैव नो कॉन्सिक्वेंसेस, है कि नहीं? यस Yes, sir. तो उनका ये मानना था कि प्रोसीडिंग्स इमीडिएट होना चाहिए। नाउ अब क्या है कि हमने आपको कल बताया था कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 में एक शेड्यूल में एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिया गया था। इसको अब स्टॉप Yes, sir. कीजिए, इसकी अब जरूरत नहीं। तो अब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में अगर आप पनिशमेंट्स का जो काइंड है वो माइनर एंड मेजर, दो टाइप का पनिशमेंट दिया जाता है ना। माइनर पनिशमेंट्स आपको देना है तो आप उनको एक सो कॉज नोटिस देके, उनका व्यूज जान के, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंप्लाई करके आप उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेजर पनिशमेंट देंगे लाइक डिसमिसल, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, तो आपको एक विभागीय कार्रवाई चलाना होगा। विभागीय कार्रवाई के जो स्टेप्स हैं, और द क्रक्स किसी भी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग का ये है कि जो डेलिक्वेंट है, जिसने जिसने मिसकंडक्ट किया है, जिसके खिलाफ आप प्रोसीड कर रहे हैं, ही शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस, कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, उसका व्यूज भी आप ठीक तरह से समझ पाइए। तो जो मेजर पनिशमेंट्स के लिए जो प्रोसीडिंग्स होता है, उसका पहला स्टेप होता है फ्रेमिंग और इशूइंग ए चार्जशीट। अब आपने जो मिसकंडक्ट किया है उसका एक चार्जशीट बना के कि आपने ये मिसकंडक्ट किया है, आप अनुपस्थित अनऑथराइज्डली रहे हैं, या आपने फंड का मिस अप्रोप्रिएशन किया है, जिस किसी तरह का जो मिसकंडक्ट भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स में डिफाइंड है, वो सबको नोट डाउन करके उनको एक चार्जशीट हम देते हैं, गिविंग डिटेल्स ऑफ द एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट ऑफेंस। और मिसकंडक्ट ये जो है बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। ये जो आप उनको चार्जेस देते हैं वो भेग नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक डेट, टाइम, एक वो सारा वो चार्जशीट में होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं सरवाइव करेगा। यू डोंट मेक इट वेग। अब आपको चार्जशीट देके आपसे एक कारण परीक्षा पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके ऊपर ये सब आरोप हैं, आप इस संबंध में जो भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं दीजिए, अथवा आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी, है ना। तो Yes. उनका अगर एक्सप्लेनेशन आ जाता है तो, और आपको लगता है कि नहीं आप उस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं है, you would be HR manager, I am treating you as HR manager, if you are considering somebody's charge sheet and you find that no, it needs further action, ठीक है, Yes, sir. या आप समझेंगे कि नहीं ये इसने अपना जो कंडक्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कोई मिसकंडक्ट कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तो आप वहां भी खत्म कर सकते हैं उससे संतुष्ट होकर। उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाइएगा, इशूइंग नोटिस ऑफ इंक्वायरी, है ना। Yes, sir. तो आप उनको बताइएगा, जब नोटिस ऑफ इंक्वायरी दीजिएगा तो आप उनको बताइएगा कि आपके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई चलेगी उसमें एक व्यक्ति इंक्वायरी ऑफिसर बहाल हुए हैं, एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर बहाल हुए हैं, है ना। Yes, sir. जो मैनेजमेंट का केस वहां प्रेजेंट करेगा
और जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो जांच करेगा दोनों मैनेजमेंट साइड से और डिलिंक्वेंट साइड से, दोनों को अपॉर्चुनिटी देगा अपना केस प्रूफ करने का। जो भी आपके विरुद्ध चार्जेस है दैट हैज टू बी प्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। यू ओनली हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। अगर उन्होंने आपके विरुद्ध कोई चार्जशीट दिया है तो उन चार्जेस को किसी भी चार्जशीट में चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से रहता है। वो एक एक चार्ज को उनको प्रूव करना है। इंक्वायरी ऑफिसर को लगेगा कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो एविडेंसेस दिए हैं, उसके बेसिस पर ये चार्ज प्रूव हो रहा है, तो वो अपना रिपोर्ट देंगे कि दी चार्जेस आर प्रूव्ड। अगर नहीं प्रूव हो रहा है तो वो देंगे कि चार्ज प्रूव नहीं हो रहा है, कोई एविडेंस नहीं आया, कोई ये नहीं हुआ। डेलिक्वेंट को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर कोई विटनेसेस लाते हैं तो आप उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकिए। अगर अगर वो कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ लाते हैं तो आपको उसकी कॉपी देना होगा। आप उस डॉक्यूमेंट को कंट्रोवर्ट कर सकते हैं, उस पर अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि ये सही नहीं है या ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली अलोंग विद द चार्जशीट ही दिया जाता है। और अगर जो विटनेसेस को वो एग्जामिन कराते हैं इंक्वायरी ऑफिसर के सामने, तो आपको उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट है। आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं सो दैट कि अगर वो कुछ गलत बयान दे रहा है तो वो ट्रुथ को सॉलिसिट किया जा सके। अब इंक्वायरी ऑफिसर अपना इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स का डेट फिक्स करता है, जहां नोटिस देता है कि आप इस तारीख को हम इंक्वायरी का प्रोसीडिंग करेंगे, आप लोग आइए। और इंक्वायरी के एंड में वो अपना इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, holding that the charges have been proved or charges has not been proved or charges has been partly proved। जो भी सिचुएशन है उनके रिपोर्ट को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसीडर करता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उनके रिपोर्ट से सहमत हो सकता है और सहमत हो सकता है। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उनके रिपोर्ट से असहमत हो रहा है, इंक्वायरी ऑफिसर के रिपोर्ट के बाद आपको इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ आपको दोबारा एक शो कॉज दिया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी इसके साथ संलग्न है, जिसमें आपके विरुद्ध चार्जेस को सही पाया गया है, चार्जेस प्रूव्ड हो रहा है, और इसलिए हम आपको क्यों नहीं पनिश करें, क्यों नहीं पनिशमेंट अवार्ड करें। तो अलॉन्ग विथ इंक्वायरी रिपोर्ट आप उस पर फिर अपना इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर आप फिर से अपना एक शो कॉज दे सकते हैं कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें जो चार्जेस को प्रूव कहा जा रहा है, तो इंक्वायरी रिपोर्ट ने कुछ गलती करी है, वो चार्जेस एक्चुअली प्रूव नहीं है, या उन्होंने जो एविडेंसेस आया, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स था, जो हमारा व्यूज था, हमारा केस था, उसको कंसिडर नहीं किया है। तो ये सब करके आप अपना वहाँ पर दूसरा एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। अगर वो इंक्वायरी ऑफिसर के रीजनिंग से, फाइंडिंग से डिफर करेंगे, अगर उन्होंने आपके खिलाफ कह दिया, आपको एक्सोनरेट कर दिया चार्जेस से, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो आपको पनिशमेंट का नोटिस देना चाहेंगे, तो रीजन्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, किन किन कारणों से वो इंक्वायरी ऑफिसर से एग्री नहीं कर रहे हैं, उनको क्या लगता है कि इंक्वायरी ऑफिसर ने गलती किया है या उनका जो फाइंडिंग है वो गलत है, उन रीजन्स को नोट डाउन करके आपको उन रीजन्स के ऊपर भी एक शो कॉज दिया जाएगा कि आप, ये मेरा मानना है कि इंक्वायरी ऑफिसर ने गलत किया है। उसके ऊपर भी आपका जो व्यूज होगा वो आप उनको सबमिट करेंगे और वो दोनों को फिर से विचार करेंगे, और उस नोटिस के बाद आपको पनिशमेंट का ऑर्डर मिलेगा, है ना। That order has to be given in the writing, giving a clear idea of charges established, punishment awarded, and the reasons thereof. With service of the order of punishment, the domestic inquiry is concluded. यहाँ तक में हम लोग को कोई डिफिकल्टी, anybody has any difficulty in understanding
the procedure of departmental proceeding, disciplinary proceeding, that it begins with the framing of the charge. Next level is show cause to the delinquent. Yes, somebody has unmuted himself. Tell me. सर ये तो मेजर पनिशमेंट है ना, माइनर में क्या क्या आएगा? माइनर में जो आपका मिसकंडक्ट है उसके लिए आपको एक शो कॉज दिया जाएगा कि ये आप ये मिसकंडक्ट आपने किया है, तो क्यों नहीं आपको मिसकंडक्ट के लिए पनिश किया जाए। वहाँ ये जो मेमो ऑफ चार्ज, देन योर शो कॉज, देन इंक्वायरी ऑफिसर्स, इस सब की आवश्यकता नहीं होती है। वो बहुत सिंपल नेचर्स का पनिशमेंट होता है। आपका इंक्रीमेंट 1 साल के लिए रोक दिया, 1 साल के बाद आप फिर वही मिलने लगेगा आपको। कभी आपको वार्न करके छोड़ देता है कि आपने गलती तो किया था, पर हम कभी सेंसर करके छोड़ देता है। दोज थिंग्स, उससे कोई आपको बहुत वाइटली आपके को अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए वो माइनर पनिशमेंट्स कहलाता है। ये इस पनिशमेंट्स में आपकी सर्विस जा सकती है, आपका रैंक रिड्यूस हो सकता है, आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, टर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये आपको बहुत सीरियस इम्पैक्ट होता है, इसीलिए इसमें बहुत केयरफुली, बहुत डिटेल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग किया जाता है। आई एम क्लियर? यस सर। सर और इसमें मैनेजमेंट को प्रूव करना होता है ना? यस, जो एम्प्लॉइज चार्जेस, जो ओनर्स जो चार्ज लगाया, जो आपको आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ये आरोप, ये मिसकंडक्ट आपने किया है बाय मीन्स ऑफ एविडेंस। अगर वो आरोप पत्र आपको दे दिया, आरोप लगा दिया, लेकिन उसके समर्थन में वो कोई एविडेंस नहीं दे पाया, तो वो चार्ज फेल कर जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट करेगा चार्ज नॉट प्रूव्ड। यस। और अगर इंक्वायरी ऑफिसर सबूत नहीं होने के बावजूद भी ये रिपोर्ट दे दिया कि चार्ज प्रूव्ड, तो आपको जब जो अवसर अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ, तो आपको उसको बताइएगा कि देखिए कहीं कोई एविडेंस नहीं है, स्टिल ही इज सेइंग चार्ज प्रूव्ड, देयरफॉर दिस चार्ज शुड गो। यस सर। एम्प्लॉय जिसके अगेंस्ट में होगा वो उस विटनेस को क्रॉस चेक कर सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन सर, आप क्रिमिनल क्या होता है कि एक एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, एक क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में जिसके तहत जो आपको वहां पर अपने विटनेस के रूप में ले गया मैनेजमेंट सपोज, तो वो एक एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा विटनेस से, वो अपने फेवर का सवाल पूछता है ताकि वो जो दिखाना चाहता है वो प्रूव हो जाए। आपको उसको क्रॉस एग्जामिन करने का अपॉर्चुनिटी है, आप उससे क्वेश्चंस करके ये दिखा सकते हैं कि ये एविडेंस गलत दे रहे हैं या ये फैक्ट्स ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसी आदमी के एविडेंस से। ये आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर ए लॉयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सॉलिसिटिंग ट्रुथ। आप लोगों ने शायद वो स्टोरी नहीं पढ़ा होगा जहां पर कि ये मेसोपोटामिया का स्टोरी है, जहां पहले जूरी से ट्रायल होता था। दो तीन आदमी बैठ के वो ट्रायल करते थे। उसमें एक आदमी को, वो तीनों आदमी उनकी बात वो जो नहीं मान रहा था उसके ऊपर एक गलत मुकदमा करके, वही लोग जूरी भी थे, वही लोग ट्रायल भी कर रहे थे, वही एविडेंस भी दे रहे थे। और उस समय जो पनिशमेंट होता था वो उसको एक पब्लिक मीटिंग में बुला के और उसको मार मार के खत्म किया जाता था, वो पत्थर से मार के। तो उस भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ, बेंजामिन उसका नाम था। वो उसने कहा कि भाई रुक जाइए जरा, मैं ये तो सभी तीनों एक ही में मिले हुए हैं, यही ट्रायल भी कर रहे हैं, यही गवाही भी है, मैं इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा, और मैं इनका क्रॉस एग्जामिनेशन तीनों के सामने में नहीं करूंगा, तीनों को अलग अलग करूंगा। जब उस घटना के बारे में तीनों से अलग अलग पूछा गया तो उस तीनों ने घटना का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया। तो उसने बताया कि देखिए ये तीनों आदमी अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो भी उस आदमी जिसको वो गलत पनिशमेंट दे रहे थे उसका पनिशमेंट देखने गया था, वो उल्टा उन 3 आदमी को पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया। तो from there, and that gentleman is said to be the first lawyer of the world,
और उसने वहीं से क्रॉस एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस की बात पता चली। तो ये रहा प्रोसीजर ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, मैंने बता दिया। यस सर। अब टाइप ऑफ पनिशमेंट्स जो स्टैंडिंग ऑर्डर में है वो आप देख लीजिएगा, आपके पास जो भी किताब होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मिसकंडक्ट भी दिया हुआ है कि क्या होता है और क्या क्या उसका पनिशमेंट्स भी हो सकता है। मेजर पनिशमेंट यही है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिडक्शन इन रैंक, डिस्चार्ज, माइनर पनिशमेंट्स भी है। प्रोसीजर आप समझ गए। मेन इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द प्रोसीजर and why the discipline is needed, what are the positive and negative aspects. Now we are the organizations are dealing more with the positive aspects of discipline, theory why. Anything else is required to be told you? Bolo bhai, No, I consider Tosi the best student of this class. He is always sincere and he always responds. थैंक यू सर। So do you have any further query or should we stop here? बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, जो एम्प्लॉइज डिसिप्लिन के बारे में आपको पढ़ना है, परहैप्स इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट यू हैव टू रीड, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बताइए, और कुछ करना है या चला जाए घर की तरफ? घर में तो है ही, बट स्टिल चला जाए।